ऑफिशियल नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। द डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर इज बाई, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। गुदा और मुंह के तापमान में अंतर क्या होता है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। द डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर इज बाई। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा 1 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए राइट है, यहाँ पे 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर में 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। औसत सामान्य मौखिक तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस है। औसत सामान्य मौखिक तापमान जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस है। एक रेक्टल गुदा तापमान एक मौखिक तापमान से 1 फ़ारेनहाइट अधिक होता है। एक रेक्टल गुदा तापमान एक मौखिक तापमान से 1 फ़ारेनहाइट अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन्स की कमी से होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। डायबिटीज इंसिपिडस इज डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, वेसोप्रेसिन सॉरी यहाँ पे वेसोप्रेसिन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। वेसोप्रेसिन जो है आपका, ये इसे एडीएच के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी यहाँ पे एडीएच के नाम से जाना जाता है। वेसोप्रेसिन क्या है, एक हार्मोन्स है, ठीक है। वेसोप्रेसिन जो है, वेसोप्रेसिन ये एक हार्मोन्स है। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका वेसोप्रेसिन है इसे एडीएच के नाम से जाना जाता है। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस एंटी डायूरेटिक यानी कि एडीएच की कमी के कारण होता है। जो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है वो एडीएच की कमी से होता है, अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी के कारण हो जाता है, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह डिहाइड्रेशन को रोकता है। जो आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन्स है ये डिहाइड्रेशन को रोकने का काम करता है। एडीएच पर प्रतिक्रिया देने में, अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स पर प्रतिक्रिया देने में गुर्दे की अक्षमता को रोकता है। एडीएच गुर्दे को शरीर में पानी बनाए रखने में सक्षम बनाता है। जो एडीएच है वो गुर्दे को शरीर में पानी बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह हार्मोन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक एक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। यह हार्मोन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक एक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव ईयर लिस्ट इज, बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक्स द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव ईयर लिस्ट इज। तपेदिक में दी जाने वाली कौन सी दवा मरीज को सबसे पहले निसंक्रमण अर्थात नॉन इफेक्टिव करता है, बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा INH। ऑप्शन ए राइट है INH। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि तपेदिक के इलाज के लिए रिफेम्पिसिन, INH, आइसोनाइज्ड एथेम्बुटाल और पैराजिनामाइड आदि दवाएं हैं। तपेदिक के इलाज के लिए रिफेम्पिसिन हो गई और INH हो गई और क्या कहते हैं आपकी आइसोनियाजाइड और एथेम्बुटाल, पायराजिनामाइड आदि दवाएं। लेकिन सबसे पहले मरीज को तपेदिक के इलाज में दी जाने वाली जो निसंक्रमण दवा है वो INH है। इसके बाद अन्य दवाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो दी जाती है वो तपेदिक में वो INH दी जाती है। INH का पूरा नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। INH का पूरा नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या होता है इस दवा का पूरा नाम क्या है जिसे सबसे पहले तपेदिक में दी जाती है। जो INH है सबसे पहले तपेदिक में दी जाती है, उसके बाद जितनी भी दवाएं दी गई हैं ये बाद में दी जाती हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा।
मोस्ट कॉमन साइट फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस इज, बताएं क्या होगा इसका राइट। एटोपिक डर्मेटाइटिस किस जगह पर ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस इज, एटोपिक डर्मेटाइटिस किस जगह पर ज़्यादा होता है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा पर ऑप्शन सी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस उन जगहों पर होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस उन जगहों पर होता है जहाँ पर त्वचा क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस उन जगहों पर होती है जहाँ पे त्वचा फ्लेक्सिबल अर्थात लचीली होती है, जैसे कि कोहनी के अंदर, कोहनी के अंदर, घुटनों के पीछे और गर्दन के सामने। इसे एक्जिमा भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एक्जिमा भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपकी त्वचा को लाल बना देती है, यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके त्वचा को क्या करती है, लाल बना देती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। एटोपिक जो डर्मेटाइटिस है इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। यह बच्चों में आम होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच इज अ टॉपिकल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने की कौन सी एक स्थानीय विधि है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच इज अ टॉपिकल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने की कौन सी एक स्थानीय विधि है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जो स्थानीय विधि की बात की जा रही है तो यहाँ पे इनहेल्ड होगा, इनहेल्ड स्टेरॉयड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं। इनहेल्ड स्टेरॉयड दवा देने की एक स्थानीय विधि है। जो इनहेल्ड स्टेरॉयड है ये दवा देने की एक स्थानीय विधि है। इनहेल्ड स्टेरॉयड को कॉर्टिकोस्टेरॉयड भी कहा जाता है। इनहेल्ड जो स्टेरॉयड है इसे कॉर्टिकोस्टेरॉयड भी कहा जाता है। यह एक स्थानीय विधि के द्वारा ये दवा वायु मार्ग की सूजन को कम करने के लिए लगातार काम करती है। जो ये दवा है आपकी इनहेल्ड स्टेरॉयड है, यह दवा इस दवा देने की एक जो स्थानीय विधि है, और इनहेल्ड स्टेरॉयड को कॉर्टिकोस्टेरॉयड भी कहा जाता है। यह एक स्थानीय विधि के द्वारा ये दवा वायु मार्ग की जो सूजन होती है उसको कम करने के लिए लगातार काम करती है। इस स्टेरॉयड का उपयोग अस्थमा के मरीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, जो इनहेल्ड स्टेरॉयड है इसका उपयोग अस्थमा के मरीजों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्ज, यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्ज, लीविंग नो वन बिहाइंड इज द थीम ऑफ, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्ज, लीविंग नो वन बिहाइंड इज द थीम ऑफ। यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्जन, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, इसका विषय क्या है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किसका विषय है, पीछे नहीं छोड़ना, इसका विषय क्या है, बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए आयुष्मान भारत जन सुरक्षा योजना, या फिर 72 सीजन ऑफ WHO, या फिर आपका राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, बताएं किसका विषय है। तो देखिए 72 सीजन ऑफ WHO का 72वां सत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 72वें सत्र की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्ज, किसी को पीछे नहीं छोड़ना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनका बर्थडे बताना है आपको, बताएं क्या होगा। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज, ठीक है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म कब हुआ था, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, 12 मई 1820 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 12 मई 1820। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है वो 12 मई 1820 को हुआ था। इनका जन्म इटली में हुआ था, इनका जन्म इटली में हुआ था। ये पहली नर्स थी जो बीमार लोगों की सेवा करती थी, ये पहली नर्स थी जो बीमार लोगों की सेवा करती थी। इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 में हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो ठीक है 13 अगस्त 1910 को हुई थी। इन्हें द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हीट स्ट्रोक इज, हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार कौन सा है,
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हीट स्ट्रोक इज, हीट स्ट्रोक में उपयुक्त उपचार क्या है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग, ठंडा पानी से स्पंजिंग, आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग किया जाता है। जो हीट स्ट्रोक है इसके इलाज के लिए आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग किया जाता है। यह स्पंजिंग ऐसी प्रक्रिया है जो बुखार को नीचे लाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, यह स्पंजिंग ऐसी प्रक्रिया है जो बुखार को नीचे लाने के लिए या फिर कम करने के लिए पानी के ठंडे गुणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि हमेशा सर में एक सूती कपड़ा होता है, उसे भिगोकर सर पे रखा जाता है ताकि टेम्परेचर लो हो सके। ठीक है, जो फीवर होता है बहुत ही हाई होता है, इसलिए उसे हमेशा सर पे रखा जाता है ताकि जो आपका टेम्परेचर है उसे कंट्रोल किया जा सके, या फिर बर्फ़ होती है उसमें भिगोकर रुमाल वगैरह से हम आपके माइंड पे रखते हैं, या जो सर होता है उस पर रखते हैं ताकि कितनी जल्दी हो कंट्रोल, जो टेम्परेचर उसे कंट्रोल किया जा सके। इसी को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक में शरीर का जो तापमान है बढ़ जाता है। जो आपका हीट स्ट्रोक है इसमें क्या होता है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसको कम करने के लिए ये स्पंजिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, जो बुखार है उसको कम करने के लिए स्पंजिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग किया जाता है, इसे आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग कहा जाता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। फेटल हार्ट रेट कैन बी auscultated with फेटोस्कोप एट, फेटल हार्ट रेट कैन बी auscultated with a फेटोस्कोप एट, भ्रूण हृदय दर को फेटोस्कोप के साथ ऑस्कल्टेट करते हैं। बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 20 वीक्स जेस्टेशन। ठीक है, 20 सप्ताह का गर्भधारण, 20 सप्ताह का गर्भधारण। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। भ्रूण या एक भ्रूण स्टेथोस्कोप एक नियमित स्टेथोस्कोप की तरह काम करता है, सिवाय इसके कि इसमें एक घंटी के आकार का छोर होता है जो उन्हें श्रव्य बनाने के लिए भ्रूण के दिल की धड़कन से ध्वनि तरंगों को बढ़ाता है। आमतौर पर गर्भावस्था के लगभग 20 सप्ताह से शुरू होने वाले स्टेथोस्कोप के साथ एक भ्रूण के दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, निम्नलिखित में से कौन सा फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है। बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ऑप्शन सी आपका राइट है, हाइपोग्लाइसेमिया। सॉरी यहाँ पे गलती से यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे गम हाइपरट्रॉफी होगा, गम हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे गम हाइपरट्रॉफी निम्नलिखित कौन फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट है वो गम हाइपरट्रॉफी है, सॉरी यहाँ पे हाइपरट्रॉफी है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लें। फेनिटोइन का इस्तेमाल सीजर अर्थात झटका की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जाता है। फेनिटोइन का जो इस्तेमाल है वो सीजर अर्थात झटका की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह दिमाग में सीजर की एक्टिविटी के फैलने की दर को कम करता है, यह दिमाग में सीजर की एक्टिविटी के फैलने की दर को कम करता है। गम हाइपरट्रॉफी ब्लीडिंग, गम हाइपरट्रॉफी ब्लीडिंग मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, गम हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इसे गम हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है, तो ये गम हाइपरट्रॉफी फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है।